crore viewers. India's largest news मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में बल्कि दिलचस्प भी हैं और अहम भी। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। कहने को तो हम आधुनिक होते जा रहे हैं, हमारे पहनावे रहन सहन बदलते जा रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर पर हम अभी भी आदिम युग में ही जी रहे हैं और सालों से चली आ रही कुप्रथा को ढो रहे हैं। मारवाड़ में भी सालों से चली आ रही एक सामाजिक कुप्रथा ने एक विवाहिता की जिंदगी छीन ली। घटना नागौर जिले के हेमपुरा गांव की है, जहां एक विवाहिता का मन आटा साटा कुप्रथा को स्वीकार नहीं कर सका और उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने में ही भलाई समझी। दरअसल इस प्रथा में जिस परिवार में बेटी की शादी होती है, उसी परिवार की बेटी की शादी अपने परिवार के लड़के से कराते हैं। यानी एक बेटी दी जाती है तो सामने वाले घर की बेटी को बहू बनाकर अपने घर लाते हैं। इसी प्रथा का शिकार हो गई 21 साल की सुमन। सुमन की शादी 2 साल पहले हुई थी। इस शादी को नियमित मानकर वो ससुराल तो चली आई, लेकिन कभी खुश नहीं रही और जब उसका पति उसे छोड़कर विदेश में पैसा कमाने चला गया तो वो और टूट गई। इसके बाद वो अपने मायके हेमपुरा लौट आई और 8 महीने से यहीं रह रही थी, लेकिन आखिरकार 28 जून को उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी और पीछे अपने सुसाइड नोट में छोड़ गई एक संदेश। इस कुप्रथा को खत्म करो और बेटियों को जबरन किसी के साथ मत बांधो। जो बच्ची पढ़ी लिखी हैं, होनहार बच्चियां हैं, उनके लिए एक नासूर बनती जा रही है। ऐसे दकियानुसी विचारों का हमारे समाज में है, ऐसे दकियानुसी विचार रखने वाले लोग, मुझे जानकर भी बहुत शर्म आती है। इसे कहते हैं मौत के साथ खेलना। सड़क पर गिरे इस बिजली टावर के तारों में कब करंट दौड़ने लगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोग हैं कि मान नहीं रहे। देखिए कैसे लोग धराशायी हुए इस बिजली टावर के तार के नीचे से निकल कर आवाजाही कर रहे हैं। मौत से खेलते लोगों के दुस्साहस की ये तस्वीरें बूंदी से आई हैं, जहां तालहेड़ा इलाके में तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। आंधी के कारण छपावदा गांव के पास से गुजरने वाली 133 केवी हाई टेंशन लाइन का टावर धराशायी हो गया, जिससे पूरे इलाके में बिजली तो गुल हो ही गई। केशव राय पाटन रोड पर जाम भी लग गया। दरअसल टावर तो खेत में गिरा, लेकिन उससे लगे तार के कारण रोड जाम हो गया। टावर गिरने से बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के साथ साथ लोगों का दुस्साहस अब बड़े हादसों को दावत दे रहा है। टावर गिरने के घंटों बाद भी बिजली विभाग ने तारों को हटाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग इस हादसे को देखने के लिए जमा हो गए। इतना ही नहीं, बिजली के तारों को नीचे से ही आवाजाही भी शुरू कर दी। अगर आप दुकानदार हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ठगों ने दुकानदारों को ठगने का नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। बीकानेर के दुकानदार ऐसी ही कई ठगी के शिकार हो चुके हैं। दरअसल शहर में ठगों का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो खरीदारी के नाम पर दुकान में आते हैं, किसी बहाने दुकानदार से विवाद करते हैं और फिर खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद शुरू होता है असली खेल। खुद को नुकसान पहुंचाने के बाद वो लोगों को जमा कर लेते हैं और फिर केस में फंसाने की धमकी देकर दुकानदार से वसूली करते हैं। ऐसी ही एक घटना एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। एक शख्स अपने बच्चों के साथ दुकान पहुंचता है। वो दुकान के बाहर खड़ा हो जाता है और कुछ देर बाद दुकानदार पर मारपीट करने का आरोप लगाता है। लोग जमा हो जाते हैं, काफी देर तक हंगामा होता है। इस बीच वो अपने बच्चे से ब्लेड मंगवाता है और उस ब्लेड से खुद को चोट पहुंचाता है, जिससे खून निकलने लगता है। आसपास के लोग भी दुकानदार पर मारपीट का आरोप लगाते हैं, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज देखती है तो पूरा मामला आईने की तरह साफ हो जाता है। दुकानदारों को ब्लैकमेलिंग करने का काम काफ़ी दिनों से इनका चल रहा है। ये रेलवे स्टेशन के आसपास में झुग्गियाँ लगा के जो लोग बैठे हैं वो दिन में बाजार आते हैं और सबको परेशान, सारी दुकानदारों को परेशान करते हैं और अपने आप को कोई चीज़ से मार के और दुकानदारों का नाम लगा के ब्लैकमेलिंग करते हैं। 5,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो। इस प्रकार के काफ़ी मामले रामपुरा बस्ती मेन बाजार में हो रहे हैं और सभी दुकानदार यह चाहते हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए। बाल्टी में भरे इस गंदे पानी को देखिए, क्या आप अपना गुस्सा रोक पाएंगे? ऐसा ही हुआ बारा में, जहां गंदे पानी की सप्लाई से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जलदाय विभाग की टीम को जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल बारा के छावड़ा में पिछले कई दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। लोगों ने इसको लेकर पानी सप्लाई करने वाले ठेका कंपनी के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। इस बीच गंदे पानी की शिकायत मिलने के बाद जलदाय विभाग की टीम कई जगहों पर सैंपल लेने के लिए पहुंची। इसी दौरान इंदिरा कॉलोनी में लोगों ने जब गंदे पानी का सैंपल देना चाहा तो जलदाय विभाग की टीम ने मना कर दिया,
जिसके बाद लोग भड़क उठे और जलदाय विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। काफी देर तक कहासुनी चलती रही। आखिरकार जलदाय विभाग की टीम को गंदे पानी का सैंपल लेना ही पड़ा। यही संदेश सुबह और शाम, नशा मुक्त हो अब आवाम, छोड़ो अब नशे की रीत, गाओ सब खुशी के गीत। नशे की बढ़ती लत से युवाओं का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। ऐसे में सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संगठन भी इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आगे आए हैं। दौसा में भी एसपी अनिल बेनीवाल की पहल पर दौसा पुलिस ने 1 महीने के नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान लोगों को नशे से होने वाली शारीरिक और मानसिक नुकसान को लेकर संदेश दिया जाएगा। इस अभियान के पहले दिन नशा मुक्ति चेतना दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं चेतना दौड़ के बाद पुलिस के जवानों ने जिला अस्पताल में पौधे भी लगाए। इस दौरान रोटरी क्लब और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश गुर्जर के सहयोग से जिला अस्पताल में 100 से अधिक पौधे लगाए गए। पुलिस के जवानों और अधिकारियों के द्वारा लगाए गए इन पौधों के सार संभाल की जिम्मेदारी जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर राजेश गुर्जर ने ली है। तय समय से 7 दिन पहले राजस्थान में एंट्री मारने वाला मानसून सुस्त पड़ गया है। कारण है पाकिस्तान में चल रही गर्म हवा। पश्चिमी क्षेत्र से आ रही गर्म हवाओं ने न केवल मानसून की गति थामी है, बल्कि मरुधरा में गर्मी और उमस बढ़ा दी है। स्थिति ये है कि पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये गर्म हवा अभी आगे जारी रहेगी। बाकी पार्ट में जो है बारिश कम होगा क्योंकि वीक मानसून चल रहा है, 5 दिन तक चलेगा आगे, ठीक है ना। और जहाँ तक गर्मी हवा है, जब मानसून नहीं है तो गर्मी हवा टेम्परेचर बढ़ा है। हुआ यूं कि पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान से गर्म हवा का दौर जब शुरू हुआ है, मरुधरा में मानसून कमजोर पड़ने लगा है। पश्चिमी हवा की सक्रियता बढ़ने से दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र से जो हवाएं मानसून को आगे बढ़ाती हैं, उनका प्रभाव कम हो गया। अभी जो गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा ये हीट वेव आज रहेगा, कल से शुरू हुआ है। और बाकी पंजाब जैसे 2-3 स्टेशन है जो दक्षिण पंजाब या दक्षिण हरियाणा, राजस्थान में तो है ही है, 45 डिग्री चल रहा है। सड़कों पर स्वागत में खड़े होकर ढोल तासे बजाने वाले युवकों का उत्साह देखते बन रहा है। शहर की सड़कों से गुजरते काफिले में शामिल एक गाड़ी में झालावाड़ की बेटी पूजा तेजी सवार है। लोग स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं। पूजा को फूलों से लाद दिया गया है। आतिशबाजी हो रही है। स्वागत में लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हैं। कारण ये है कि झालावाड़ की बेटी ने राजस्थान का मान बढ़ाया है और नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 10,000 मीटर वाली रेस में गोल्ड मेडल हासिल कर गोल्डन गर्ल बन गई हैं। अब पूजा का नेक्स्ट टारगेट ओलंपिक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे मतलब राजस्थान वाले इतने खुश हैं, मेरे सोसाइटी और बाकी आप सब इतने खुश हैं। मुझे आप लोगों की खुशी को देख के मेरी खुशी खुद की 2 गुना और बढ़ गई है। बाकी मुझे आप लोगों की खुशी के अलावा मुझे पूरे भारत की खुशी 1 गुना और बढ़ानी है, इसलिए मैं ओलंपिक खेलूंगी। पूजा तेजी के झालावाड़ पहुंचने पर सड़कों पर जुलूस की शक्ल में लोग चलने लगे और सड़कों के दोनों किनारे खड़े होकर आतिशबाजी के साथ झालावाड़ की बेटी का स्वागत किया। पूजा ने पंजाब के पटियाला में 60वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मात्र 35 मिनट 29 सेकंड में 10,000 मीटर की रेस को पूरा किया। पूजा को गोल्ड मेडल मिलने के बाद प्रदेश सहित राजस्थान के केंद्रीय नेताओं ने भी बधाई दी। पूजा तेजी राजस्थान के खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए प्रेरित कर रही हैं और उन्हें डाइट के प्रति भी जागरूक कर रही हैं, ताकि वे खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। कोरोना से हुई मौत पर सुप्रीम मरहम। कोरोना से मौत पर मिलेगा मुआवजा। केंद्र सरकार तय करे मुआवजे की राशि। 6 हफ्ते में एनडीएमए तैयार करे गाइडलाइन। महामारी पर सुप्रीम मुआवजा। कोविड संक्रमण के दौरान लोगों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उसमें ये मांग की गई थी कि उन लोगों को सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को ये कहा कि ऐसे परिवार को मुआवजा देने के लिए सरकार एक गाइडलाइन बनाए और उस गाइडलाइन के मुताबिक सरकार ये तय करे कि ऐसे परिवारों को
कितनी अनुग्रह राशि दी जा सकती है। ये उन तमाम परिवारों के लिए मरहम है जिनके आंसू सूख नहीं रहे। कोरोना महामारी में जिन्होंने अपनों को खोया, अब उन लोगों को सरकारी मुआवजा मिलेगा। कोर्ट ने साफ कहा है, कोरोना से मौत होने पर परिजन मुआवजे के हकदार हैं। सरकार उन्हें मुआवजा दे। मुआवजे की रकम कितनी होगी ये सरकार तय करे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन तय करे। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये भी निर्देश दिया है कि कोरोना से मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था सरल हो। जिन लोगों की कोविड के कारण मौत हुई है, उनके परिवार वालों को डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सरकार कोई आसान सी गाइडलाइन बनाए। IDBI SBI से निकासी हो जाएगी महंगी। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को नया IFSC। छोटी बचत स्कीम की ब्याज दरों में कटौती। जुलाई आई, बदलाव लाई। गुरुवार से होने जा रहे बदलाव के इस गुणा गणित को समझना जरूरी है, क्योंकि इस बदलाव का असर सिर्फ आपके बैंक ही नहीं बल्कि आपकी बचत पर भी पड़ने जा रही है। अगर आप गाड़ी खरीदने वाले हैं तो भी आपको इस बदलाव के बारे में जानना बेहद अहम है। तो चलिए इस बदलाव को समझते हैं और शुरू करते हैं बैंक से। SBI के ग्राहकों को 1 जुलाई से ATM से पैसा निकालने और चेक बुक का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट पर ये सभी नए नियम लागू होंगे। SBI के ATM या फिर बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा। 4 बार की निकासी के बाद कैश निकालने पर 15 रुपए और GST देना होगा। इसके अलावा अब चेक बुक लेने के लिए भी आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। IDBI बैंक भी 1 जुलाई से चेक लीफ चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज और लॉकर चार्ज में बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने नगद जमा यानी होम और नॉन होम के लिए मुफ्त सुविधा को सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचों में मौजूदा 7 और 10 बार से घटाकर 5-5 बार कर दिया है। इसके अलावा ग्राहकों को अब हर साल सिर्फ 20 पन्ने की चेक बुक ही फ्री मिलेगी। 20 पन्ने के बाद प्रत्येक चेक के लिए ग्राहकों को 5 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके अलावा मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 होगा, तभी सीनियर सिटीजन्स को लॉकर पर डिस्काउंट मिलेगा। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जहां चीन में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तो वहीं चीन की दमनकारी नीति के शिकार तिब्बतियों ने दुनिया भर में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासितों की जिंदगी जी रहे तिब्बतियों ने भी अपने हक, हुकूक और आजादी के लिए प्रदर्शन किया। निर्वासित तिब्बतियों के मुख्यालय धर्मशाला में तिब्बती युवाओं ने स्वतंत्र तिब्बत की मांग की। उन्होंने पोस्टर्स के जरिए तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग की। बता दें कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। कांगड़ा नगर से 16 किलोमीटर की दूरी पर धर्मशाला के मैक्लोडगंज केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मुख्यालय है। इस कारण यह दलाई लामा का निवास स्थल है और निर्वासित तिब्बती सरकार की राजधानी है। भारत और दुनिया भर में करीब 1,30,000 तिब्बती हैं जो निर्वासित जीवन जी रहे हैं। We are marking a century of torture and oppression. And as you have seen, like we have been witnessing ongoing tortures, ongoing human crimes against humanity under the leadership of Chinese Communist government. स्वाद के साथ साथ सेहत के गुणों से भरपूर सेब देखते ही खाने के लिए जी ललचा उठता है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्वाद और सेहत से भरपूर इस फल को पैदा करने के लिए किसानों को क्या क्या जतन करने पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आई ये तस्वीर बता रही है कि आप तक आसानी से पहुंचने वाला सेब की सुरक्षा में किसानों को दिन रात एक दिन करना पड़ता है। दरअसल सेब की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान ओलों से होता है। ऐसे में शिमला के सेब उत्पादक किसान फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए एंटी हेल नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े बागबानों के साथ छोटे बागबानों ने भी सेब के बगीचों को ओलों से बचाने के लिए एंटी हेल नेट लगाए हैं। किसानों के मुताबिक अपनी सेब की फसल को बचाने के लिए वो पिछले 4 सालों से इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेब के बगीचों को ढकने के लिए एक किसान को तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए का खर्च आता है। ऐसे में किसानों ने अब सरकार से एंटी हेल गन प्रोजेक्ट की मांग की है।
एंटी हेल गन एक ऐसी मशीन है जो शॉक वेव्स उत्पन्न कर आकाश में ओले बनने से रोकती है। आपको बता दें कि ओलावृष्टि से हर साल हिमाचल प्रदेश में करीब 400 से 500 करोड़ का नुकसान आंका जाता है। ओलावृष्टि के कारण सेब के साथ साथ अन्य फसलें भी खराब होती हैं, जिसका खामियाजा बागबानों को भुगतना पड़ता है। सरकार से हम एयर गन के लिए चाहते हैं, जो एयर गन लगे हमारे को, कुछ नेट डाले हमने, इससे ओले बचते हैं। पूरे हिमाचल में नेट लगे हुए, चाह तो है इससे, पर ओले फिर भी आ ही रहे। बर्फ पड़ती है, बर्फ से नेट टूट जाते हैं, इसलिए सरकार से ये हमारा जी एयर गन लगाए हमारे। बारिश के पानी की बर्बादी और लगातार कम होता भूजल स्तर आज चिंता का सबब बन गया है। इससे मिट्टी में नमी खत्म होने के साथ साथ इस कार्यक्रम से हरियाली लौट आई है और किसान पहले की तुलना में खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर किसान खेती के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में हर साल बारिश का पानी का संरक्षण जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार की मदद से किसानों ने कई चेक डैम बनाए हैं, जहां बारिश का पानी जमा होता है और फिर जब खेतों को सिंचाई की जरूरत होती है तो चेक डैम से पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। इस कार्यक्रम के बाद जो गाँव के लोग सब्जियों के लिए दूसरे जिलों पर निर्भर रहते थे, वहीं अब उधमपुर के किसान इतनी सब्जी उगा रहे हैं कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही दूसरी जगहों पर भी भेज रहे हैं। हमारे किसी काम की वजह से, पॉन्ड्स की वजह से, सॉइल इरोजन को रोकने की वजह से, अगर किसी लोगों ने खेती बाड़ी को लेके जागरूकता आई है, जिसकी वजह से उनकी माइग्रेशन टली हुई है, जिसकी वजह से उन लोगों की इनकम जनरेशन बहुत बड़ी है, तो उसे एक देख के हमें भी तसल्ली होती है। और वही नहीं, उनकी वजह से आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी इससे बड़े प्रोत्साहित होते हैं। जिंदगी जीने के लिए शारीरिक सेहत तो जरूरी है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी है। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो जीवन में आने वाली समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं, खासकर आजकल, क्योंकि भागदौड़ वाले लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस होना आम बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पहले मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। सुकून नाम से शुरू किए गए इस हेल्पलाइन सेंटर में मानसिक तनाव से जूझ रहे युवाओं की काउंसलिंग की जाएगी और उन्हें जिंदगी जीने के तरीके बताए जाएंगे। एसडीआरएफ की ओर से आयोजित हेल्पलाइन के उद्घाटन समारोह में प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। वहीं WHO सहित कई संस्थाओं के प्रतिनिधि इस आयोजन में वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम में तस्वीरों और नारों के जरिए युवाओं को कई संदेश भी दिए गए। इस मौके पर प्रदेश के मुख्य सचिव अरुण कुमार ने बताया कि युवाओं को हर परेशानी का हल यहाँ मिलेगा। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसके जरिए तत्काल सहायता के साथ साथ उनके रिहेबिलिटेशन की भी व्यवस्था की गई है। बस्तर की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी के मुचनार घाट के किनारे रेत में मंगलवार मगरमच्छ के 17 बच्चे मिले। जिन्हें वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर इंद्रावती नदी में छोड़ा। ऐसा पहली बार हुआ है कि दंतेवाड़ा से होकर बहने वाली इंद्रावती नदी में इतनी भारी संख्या में मगरमच्छ के बच्चों को देखा गया है। बताया जा रहा है कि इंद्रावती नदी के मुचनार घाट के किनारे कुछ ग्रामीण टहल रहे थे, जिन्होंने नाले में झाड़ियों के बीच में रेत में दबे हुए मगरमच्छ के बच्चों को देखा, जिसकी सूचना वन कर्मियों को दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने लगभग 17 मगरमच्छ के बच्चों को निकालकर उन्हें सुरक्षित इंद्रावती नदी में छोड़ दिया। इस इलाके में पहली बार इतनी भारी संख्या में मगरमच्छ के बच्चे देखे गए। दरअसल अभी मगरमच्छों का प्रजनन काल चल रहा है। इस समय इंद्रावती नदी में काफी संख्या में मगरमच्छ भी देखने को मिलते हैं। कारपेंटर पिता और गृहिणी मां के होनहार लाल शुभम शर्मा की उंगलियां जब रिमोट पर नाचती हैं, तो रोबोट के पहिए घूमने लगते हैं। मिट्टी और धूल से सनी उबड़ खाबड़ सड़क पर फिसलते हुए नन्हा रोबोट कभी गांव की गलियों में फर्राटा भरता है, तो अगले ही पल उसके पहिए किसी दरवाजे की ओर मुड़ जाते हैं। स्थानीय सरकारी स्कूल के 8वीं क्लास के छात्र शुभम के लिए रिमोट से रोबोट चलाना किसी सपने सा था, लेकिन इनोवेशन के प्रति ललक और IIT ISM के मार्गदर्शन ने उसके लिए तरक्की का नया रास्ता खोल दिया। इस रोबोट को हम जब बनाए थे
तब उसमें उतना अच्छा हम सेंसर वगैरह यूज़ नहीं कर पाए थे। तो फिर ISM की तरफ से मतलब अमाउंट हम लोग को दिया गया प्रोजेक्ट को अच्छा करने के लिए। इतना बड़ा संस्था IIT ISM दे रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए IIT के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम वो करते रहे। स्क्रीन पर घूमती धरती, लहराता समंदर, बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई कई चीजें। पहली नजर में आपको भी किसी विज्ञान पार्क होने का भ्रम होगा, लेकिन आधुनिक सुविधाओं से लैस ये शानदार परिसर किसी विज्ञान पार्क का नहीं, बल्कि स्मार्ट स्कूल के हिस्से हैं, जिसे अहमदाबाद नगर निगम ने 8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। निजी स्कूलों को मात देते ये 4 स्मार्ट स्कूल शहर के असारवा, बहरामपुर और सैजपुर इलाके में तैयार किए गए हैं। इस स्मार्ट स्कूलों में बच्चों के लिए 3D क्लास, खेल और कार्टून आधारित फैंसी बेंच, गणित और विज्ञान प्रयोगशाला, मल्टी प्ले स्टेशन, टेलीस्कोप, विज्ञान प्रयोगशाला समेत कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्मार्ट स्कूलों की सबसे बड़ी खासियत यहाँ का माहौल है। स्कूल परिसर की लॉबी में कई वॉलपेपर और दिलचस्प चित्रों के जरिए छात्रों को आकर्षित करने का प्रयास भी किया गया है। जूनियर केजी, सीनियर केजी और पहली क्लास के छात्रों को भी उनके अनुरूप खेल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। स्कूल का मैदान भी उन सभी उपकरणों से सुसज्जित है जहां बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। यरूशलेम में इजराइल ने एक फिलिस्तीनी आदमी की दुकान पर बुलडोजर चलाया तो इतना बवाल हुआ कि फिलिस्तीन के लोग इजराइल की पुलिस से भिड़ गए। यरूशलेम के सिल्वान इलाके में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी रहते हैं, लेकिन इजराइल ने एक आर्कियोलॉजिकल पार्क बनाने के लिए वहां इमारतों को तोड़ना शुरू कर दिया है। इसलिए जब लोगों के सिर पर बेघर होने का साया मंडराया तो उन्होंने कोहराम मचा दिया। फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर रखे बड़े बड़े कूड़ेदान तक फूंक दिए। इसके बाद तो पुलिस उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ी। उसने लोगों पर आंसू गैस और रबर की गोलियां दागी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के तेवर तो ऐसे थे कि उन्होंने पुलिस पर ही पटाखों की बौछार कर दी। फिलिस्तीनियों ने पटाखों की ऐसी झड़ी लगाई कि एक बार को इजराइल की पुलिस को ही अपने कदम पीछे खींचने पड़े। हालांकि इससे पहले फिलिस्तीन के लोग शांति से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। इजराइल का दावा है कि यरूशलेम के सिल्वान इलाके में जिन इमारतों को तोड़ा जाना है वो वहां बिना इजाजत लिए बनाई गई थी, लेकिन फिलिस्तीनियों का आरोप है कि ये इजराइल की आर्कियोलॉजिकल पार्क की आड़ में इलाके से उन्हें बेदखल करने की नई साजिश है। कोरोना काल में ओरिजिनल विटामिन ए